नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल AKB एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसी भर्तियों की जिस भर्ती का इंतजार हम बहुत लंबे समय से कर रहे थे। और भर्ती का इंतजार होना लाजमी भी है क्योंकि रोज़गार की ज़रूरत हम सभी को है, भले वो महिला हो या पुरुष हो। और मुख्य रूप से ये भर्तियाँ जो हैं ये महिलाओं के लिए ही हैं, महिलाओं के लिए ही ये भर्तियाँ हैं, क्योंकि महिलाएं भी परिवार की इनकम में और परिवार को सहारा देने में अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। मेहनत मजदूरी करती हैं और मतलब कोशिश करते हैं कि वो अपनी तरफ से जो भी अर्निंग करके कमा के परिवार में दे सकें। तो ये मतलब परिवार के लिए भी बहुत अच्छी बात है और वो मतलब एक एक पैसा जोड़कर अपने बच्चे को या अपने परिवार को मजबूत करती हैं। तो उनके लिए ये भर्ती बहुत ज़रूरी है। तो और इस भर्ती के लिए ज़्यादा पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, जो हम इस भर्ती की बात कर रहे हैं, इस भर्ती में ज़्यादा पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है। इसके लिए मैक्सिमम 12th हमारे पास अगर है तो हम इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जो ये रोज़गार की ज़रूरत है वो भी ऐसा रोज़गार कि हम अपने गांव में रहकर, अपने वार्ड में रहकर इस भर्ती को कर सकते हैं, या इसमें रहकर या अपने गांव में रहकर ही इस नौकरी को कर सकते हैं, जिससे हमारा परिवार का कोई कार्य भी प्रभावित नहीं होगा और अपने परिवार को भी हम भरपूर समय दे सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं इन भर्तियों के बारे में। ये जो भर्ती हैं, हम बात कर रहे हैं आंगनवाड़ी भर्ती की, जिसके लिए बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था। तो लगभग 51,000 पद हैं, लगभग अंदाज़ा है ये पद थोड़े बढ़ भी सकते हैं। तो ये 51,000 पद हैं जो हमारे आंगनवाड़ी भर्ती में होंगे। और ये 3 तरह के पद हैं, एक हमारे आंगनवाड़ी हैं और मिनी आंगनवाड़ी हैं और हमारी सहायिका हैं। लगभग गांव में हर जगह, हर गांव में ये मतलब सेंटर हैं। कई कई गांव में, जो गांव बड़े हैं उनमें ये 2-2 सेंटर भी हैं। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि बढ़ते हुए फॉर्म को 3 तरह के पद इसमें हैं, आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी और सहायिका। तो जो भी जियो में आया है उस जियो को हम स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे और पूरी जानकारी आपको इसके बारे में मिलेगी। आप बस वीडियो के साथ लगातार अंत तक बने रहें। आपको वीडियो देखने के बाद लगेगा कि आपने समय बेकार नहीं किया, ठीक है। तो जैसा हम सबसे पहले जो हमारी इसकी योग्यता है वो 12th है। तो 12th मिनिमम योग्यता 12th है इसकी, मिनिमम योग्यता इसकी 12th है। मतलब आपकी कम से कम जो है 12वीं क्लास आपने की हो, उसके ऊपर आपने जो क्लास की हो, भले ही आपने BA किया हो, BSc की हो या MA किया हो, MSc की हो, मतलब कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन कुछ भी किया हो, वो सब बाद में इंक्लूड होगा, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी 12th है। उसके बाद जो आयु सीमा है, शुरुआत के लिए इसकी आयु सीमा मतलब कम से कम उम्र इसकी 18 वर्ष और अधिकतम आयु इसकी 35 वर्ष है। जो हमारे पहले से ही इस नौकरी में, जॉब में लगे हुए हैं, मतलब जो हमारी आंगनवाड़ी है या मिनी आंगनवाड़ी हैं जो पहले से लगी हुई हैं, तो उनके लिए जो उम्र है मतलब वो भी अपने मतलब जिसे कहते हैं प्रमोशन, मतलब अपने पद को अप करने के लिए BA फॉर्म भर सकती हैं। जैसे हमारी जो सहायिका है वो मिनी आंगनवाड़ी के लिए अपना फॉर्म भर सकती हैं, और जो हमारी मिनी आंगनवाड़ी है वो हमारी आंगनवाड़ी के लिए अपना पद भर सकती हैं। तो इसके लिए इनकी 5 वर्ष की सेवा होना जरूरी है और इनकी जो उम्र है वो मैक्सिमम 50 साल हो सकती है। 50 साल इनकी उम्र हो ज़्यादा से ज़्यादा। और जो इनका तो जो हमारी कार्यकर्ता है जो पहले से इस जॉब में लगी हुई हैं, उनके लिए जो प्रमोशन का जो एक चांस है वो यहाँ है। जो हमारी सहायिका है वो हमारी आंगनवाड़ी पद के लिए फॉर्म भर सकती हैं, और जो हमारी नई आंगनवाड़ी है वो हमारी आंगनवाड़ी के लिए फॉर्म भर सकती हैं। उनके लिए कम से कम 5 साल का उनका अनुभव होना चाहिए इसी फील्ड में, और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 50 वर्ष हो सकती है। दूसरा, अगला जो पॉइंट है वो हमारा है चयन हेतु पात्रता। इसके लिए जो जितनी पद हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि लगभग अभी 51,000 पद के आसपास जो इसमें आएंगे, इसमें 50% पद तो भरे जाएंगे प्रमोशन से, मतलब 50% पद भरे जाएंगे सहायिका और आंगनवाड़ी से, और 50% पदों के लिए अलग से नई तरह से आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन हमारे सभी ऑनलाइन होंगे, कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो हमारे कार्यकर्त्री पहले से ही काम कर रही हैं वो भी, और जो नई वाली हैं वो भी एक से अधिक आवेदन कर सकती हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही गांव के लिए या एक ही पोस्ट के लिए आवेदन करें, आप अन्य किसी गांव के लिए भी
आवेदन कर सकती हैं। जैसे मतलब ये सारी पोस्ट महिलाओं के लिए हैं और महिलाओं की शादी किसी अन्य गांव में होती है तो वो अपनी ससुराल में भी जाकर आवेदन कर सकती हैं और अपने जो जहाँ उनका गाँव है वहाँ भी आवेदन कर सकती हैं। तो और एक से अधिक पोस्ट के लिए भी, मतलब वो सहायिका के लिए भी आवेदन कर सकती हैं, मिनी आंगनवाड़ी के लिए भी आवेदन कर सकती हैं और आंगनवाड़ी पद के लिए भी आवेदन कर सकती हैं। अगला पॉइंट है इसमें हमारे चयन समिति का गठन। जो ये भर्ती है इसमें जो चयन समिति का जो गठन होगा सुप्रीम पावर डीएम के पास है। जो हमारे जिलाधिकारी हैं वो इसके लिए सर्वोच्च अधिकारी हैं, जिला लेवल की ये जॉब है। तो इसके लिए जो हमारी जो डीएम द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी होगी वो उसमें जो है एक कैंडिडेट होंगे, मुख्य विकास अधिकारी। इसके लिए इस समिति में एक व्यक्ति होंगे। दूसरा हमारे जो डीएम द्वारा नामित SC ST जिलाधिकारी जो हमारे। इसके बाद बात करते हैं हम चयन समिति की। जो इसकी चयन समिति होगी, जो मुख्य पावर है इसमें जो हमारे डीएम सर हैं, जिलाधिकारी, हर जिले के जिलाधिकारी को जो इसका मुख्य अधिकारी बनाया गया है। तो इसमें जो हमारे डीएम द्वारा मनोनीत होंगे, मतलब उनके द्वारा जो नामित होंगे मुख्य विकास अधिकारी, वो उसमें एक सदस्य होंगे। दूसरे सदस्य हैं जो SC ST कैटेगरी के जो भी मतलब हमारे स्तरीय अधिकारी होंगे वो उसमें होंगे। एक OBC कैटेगरी के जिला स्तरीय अधिकारी होंगे और जो एक महिला होंगी डीएम द्वारा नामित जिले में समूह क या ख की महिला अधिकारी। जो अभी ये तीनों जो जिन अधिकारियों के बारे में मैंने बात की है, इन अधिकारियों का एक अहम रोल है। जो ये मुख्य विकास अधिकारी हैं ये भी एक अहम रोल अदा करेंगे। SC ST जिलाधिकारी, मतलब ये लगभग जहाँ भी ये इस तरह की समिति बनती है तो उनमें इस तरह का ध्यान रखा जाता है कि हर एक कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये ना लगे कि मतलब हमारे साथ किसी भी तरह का पक्षपात हुआ है। तो आरक्षण से जो संबंधित चीज़ें हैं उनको ये कंसिडर करेंगे, उनको वॉच करेंगे। तो SC ST कैटेगरी के भी उसमें जो अधिकारी होंगे और OBC कैटेगरी के उसमें अधिकारी होंगे और एक महिला अधिकारी भी उसमें क या गैर कैटेगरी की एक महिला अधिकारी भी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं मेरिट किस तरह से लगेगी। तो इसमें जो मेरिट है वो हमारे जैसा हमने बताया कि जो इसकी मुख्य योग्यता है वो इसकी 12th पास है। तो जो इसकी मेरिट है वो 12th तक के जो हमारे मार्क्स हैं उन पर डिपेंड करेगी सबसे ज़्यादा। जो हमारे 12th तक के मार्क्स हैं तो उन मार्क्सों को हम 10 से भाग देंगे। जैसे हाई स्कूल में हमने 60% अंक प्राप्त किए तो उन 60% अंकों को अगर हम 10 से भाग देंगे, अगर हमने 60% अंकों को 10 से भाग दिया तो कितना आया 6, यानी कि हाई स्कूल के तो हमारे 6 नंबर हुए। इसी तरह से अगर 12वीं क्लास में मान लो हमने 75% अंक प्राप्त किए थे तो 75 को हम अगर 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, हमारा आएगा 7.5, यानी कि 7.5 6 के और ये कितने नंबर हो गए हमारे, ये हो गए हमारे 13.5, यानी कि जो हमारे मार्क्स बैठे वो हमारे 13.5 नंबर हैं। उसके बाद जो हम ऊपर की जो क्वालिफिकेशन हमने की है, जैसे ग्रेजुएशन या हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उनका क्या होगा, उनका काम तब पड़ेगा अगर जो मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो अपनी हायर एजुकेशन को उसमें लगाएंगे। अगर बाय द वे हाई स्कूल इंटर के मार्क्स सबके बराबर बैठ रहे हैं तो फिर हाई स्कूल इंटर के मार्क्सों को बिल्कुल इग्नोर करते हुए फिर उनकी हायर एजुकेशन को देखा जाएगा। और अगर हायर एजुकेशन भी बिल्कुल सेम लग रही है उसके बाद उनकी उम्र को देखा जाएगा, जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको पहले वरीयता दी जाएगी। इसमें महिला पुरुष का तो कोई चक्कर है ही नहीं क्योंकि सारी भर्तियां महिलाओं के लिए ही हैं। दूसरा जो है आरक्षण, जो आरक्षण वाला जो पॉइंट है, इसके लिए समय समय पर जो हमारे राज्य सरकार हैं वो समय समय पर, और केंद्र सरकार है वो भी मतलब समय समय पर जो नए नए नियम या नई नई जो आरक्षण नीति है उसको लागू करती रहती हैं। तो उसी आधार पर इस पूरी भर्ती में आरक्षण का ध्यान रखा जाएगा और उसी आधार पर ये भर्तियां पूरी होंगी। दूसरा जो हमारी जो रिजर्व कैटेगरी है SC ST और OBC कैटेगरी, इन कैटेगरी में अगर जो पद भरे जाने हैं, मतलब जैसे हमने बात की कि 50% पद जो हमारे नए भरे जाएंगे, 50% पद हमारे इनसे भरे जाएंगे पुराने कार्यकर्ताओं से। तो जो इसी तरह से जो इसमें हमारा जो कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन होगा, अगर उस कैटेगरी के कैंडिडेट हमें नहीं मिलते तो उसके लिए हम दोबारा फिर विज्ञप्ति निकालेंगे और फिर ढूंढेंगे कि रिजर्व कैटेगरी हमारी पूरी हो जाए। तब भी नहीं होती, एक बार फिर विज्ञप्ति निकालेंगे और फिर आवेदन लेंगे। अगर 2 बार विज्ञप्ति निकल जाती है और उसके बाद भी हमारा रिजर्व कैटेगरी का कोटा पूरा नहीं होता
उसके बाद हम फिर उन पदों को एक दूसरे और अपने पास के जिलों में जो है पास के सेंटरों में रिजर्व कैटेगरी में कन्वर्ट कर देंगे और फिर सामान्य वर्ग से उन पदों को भर लिया जाएगा। खाली छोड़ना पदों के लिए बेकार रहेगा। दूसरा हमारा जो है सत्यापन, जो भी हम डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है सत्यापन। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सारी भर्ती या सारे कागज़ अपने पूरे कर दिए और सत्यापन में आकर हम फेल हो गए। फेल मतलब कैसे, मान लो जैसे हमारा कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट्स है, हमने वो बनाया हुआ है और उसके बाद हम जो है उसमें जब जांच कराने के जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपका तो ऑनलाइन नहीं है ये, या कहते हैं कि आपका तो बहुत पुराना है, तो आपका जो अभ्यर्थन है या आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो भी हमारे पास हैं, अभी एक चीज़ हमने बात की थी यहाँ मेरिट की। इस मेरिट के अंदर एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है, जो हमारी बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं और एपीएल कैटेगरी के लोग हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो आरक्षण इसमें मिलेगा, बीपीएल कैटेगरी की विधवा महिला होगी, उस महिला को सबसे पहली प्रायोरिटी है। उसके बाद धीरे धीरे ये कैटेगरी जो ये मतलब वरीयता है ये धीरे धीरे कम होती जाएगी। यहाँ जो मेरिट है इसमें एक महत्वपूर्ण पद है हमारे एपीएल कैटेगरी और बीपीएल कैटेगरी का। जो हमारा बीपीएल कैटेगरी मतलब लो पुअर लाइन, मतलब जो बहुत गरीब हैं उनके लिए, और जो थोड़ा सा गरीबी से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग और गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले लोग। और ये रेखा क्या है, ये सरकार ने निर्धारित की हुई है कि उनकी इनकम कितनी होगी। तो जो हम बात यहाँ कर रहे थे कि सत्यापन, तो जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे हमारा आय प्रमाण पत्र हुआ, हमारा जाति प्रमाण पत्र हुआ, या हमारा मतलब परिवार में जो मतलब विधवा महिलाएं हैं उनके पति का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो, और परिवार रजिस्टर की नकल सत्यापित, ये हमारे बिल्कुल सही होने चाहिए। तो जो हम यहाँ बात कर रहे हैं मेरिट की, इस मेरिट में जो एक बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे हमारे बीपीएल और एपीएल कार्ड वाले लोग। जैसे मतलब मान लो कोई महिला है वो बीपीएल कैटेगरी में आती है और उस महिला में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी बीपीएल कैटेगरी की विधवा महिला, वो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी इस भर्ती में चयन करने के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आती हैं बीपीएल कैटेगरी की परित्यागिता या डाइवोर्स महिला, जिनका डाइवोर्स हो चुका है वो महिला, लेकिन उसके लिए उन्हें जो है अपना जो डाइवोर्स का जो पेपर है, मतलब आप उसे कह सकते हैं कि डिग्री या डिवोर्स ऑर्डर, वो हमारे पास होना चाहिए। मतलब सेटिस्फाइड कॉपी, कोर्ट की सेटिस्फाइड कॉपी इसमें ज़रूरत होगी। दूसरा जो इसके बाद फिर नंबर आता है बीपीएल कैटेगरी की एक नॉर्मल महिला। इसी तरह से जो सेम कैटेगरी जो सेम हमारे लेवल है एपीएल कैटेगरी के लिए विधवा महिला, उसके बाद एपीएल कैटेगरी की हमारी जो है एक विधवा महिला, और उसके बाद फिर एपीएल कैटेगरी की हमारी सामान्य महिला। ठीक है दोस्तों, तो आगे जो हम बात कर रहे हैं समायोजन की, समायोजन का जो एक मुद्दा है, ये समायोजन मतलब जो चयन समिति ने चयन कर दिया और उसके बाद जो समायोजन होना है, इस समायोजन के लिए हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि समायोजन तभी होगा, पहले जिस जिले में या जिस ब्लॉक में ये समायोजन होना है वहाँ के जो मुख्य अधिकारी होंगे उनसे संपर्क किया जाएगा, और अगर वहाँ इस तरह की वैकेंसी होंगी तभी जाकर हमारी जो महिला कार्यकर्ता हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, उनका समायोजन वहाँ होगा, अन्यथा नहीं होगा। दूसरा सेवा समाप्ति, इसके बारे में बात अभी बाद में करेंगे। उसके बारे में बात करते हैं पहले वेतन के बारे में, जो जॉब का किसी भी जॉब का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि बिना वेतन के तो जॉब बस समझो कि हम एक टाइम पास कर रहे हैं या बस सेवा कर रहे हैं, और सेवा के लिए सबका मन तो करता है, लेकिन जो पेट है ये सेवा से पहले पैसा मांगता है। तो जो वेतन है अभी जो फिलहाल जो हमारी आंगनवाड़ी है उनको लगभग 5500 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने 1500 रुपये इनके वेतन में बढ़ाने की घोषणा की हुई है, और शायद जल्द ही वो पैसा भी इसमें लगकर मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से मान लो इसमें जो आंगनवाड़ी है इनके 5500 रुपये मिल रहे हैं अभी, इसी तरह से थोड़ा थोड़ा वेरिएशन के साथ इनके पैसे भी लगभग मान लो 4000 रुपये हैं, और लगभग इनके पैसे लगभग 3000 रुपये हैं। इसके कंफर्म है कि हाँ इनके जो है 5500 रुपये कंफर्म मिल रहे हैं, जो आंगनवाड़ी को अब करंट में इन हैंड सैलरी मिल रही है। तो जैसा मैं बता रहा हूँ कि लगभग 1500 रुपये का इंक्रीमेंट इनका होना है, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जो है
1500 रुपये का इंक्रीमेंट इन्होंने किया हुआ है कि हाँ 1500 रुपये बढ़ जाएंगे, तो वो इसमें लगाकर लगभग 7000 रुपये के आसपास इनकी सैलरी होगी। बात करते हैं सेवा समाप्ति की। तो सेवा समाप्ति ये तो इसी का नहीं, ये तो प्रत्येक जॉब की बात है कि अगर हम कोई भी अपना डॉक्यूमेंट्स या कोई भी सूचना गलत देंगे या किसी भी तथ्य को हम छुपा लेंगे तो हमारी सेवा समाप्ति जो है कंफर्म है किसी भी जॉब में। तो कोई भी हमें जो भी सूचना इसमें हमें देनी है, फॉर्म में जो भी आप फिल करोगे उसमें कोई भी सूचना आपको झूठी नहीं देनी है। और एक चीज़ का जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट जो भी आपका इसमें लगेगा, आपका जो आप मतलब कोई विधवा महिला है वो फॉर्म भर रही हैं तो उनके पति का डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो गांव के सेक्रेटरी होते हैं उनके पास परिवार रजिस्टर की नकल, वो भी सत्यापित, ये करंट की होनी चाहिए और ऑनलाइन चढ़े हुए होने चाहिए। आय प्रमाण पत्र, जो आय प्रमाण पत्र उसकी ज़रूरत पड़ेगी कब, जो हमारी कैटेगरी को निर्धारित कर देगा कि हम ABL कैटेगरी में आते हैं या BPL कैटेगरी में आते हैं। दूसरा, जो हमारा यहाँ जो आरक्षण है, इस आरक्षण के विषय में हम अपनी तरफ से कुछ ना कहेंगे, ना ही हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये राज्य सरकार का अपना क्षेत्र है और इसमें वो जिस तरह से भी आरक्षण देते हैं समय समय पर, जैसे मतलब बार बार चेंज होता है कि हाँ जैसे OBC को कुछ क्रीमी लेयर है या SC ST का जो आरक्षण कितने % है वो उसी तरह से होगा। तो दोस्तों, अभी जो हमने पूरी आंगनवाड़ी की जो वैकेंसी है वो किस तरह से हमें फिल करनी है, हमें फॉर्म फिल करने हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। फिर भी आपको कोई कमेंट्स मतलब कोई भी इसमें कमी रखते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आगे फिर इसी तरह की रोचक वीडियो के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।